बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारा टॉपिक है हॉलीवुड का इन्फ्लुएंस, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे जवानों पर, हमारी सोसाइटी पर क्या हुआ। इसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सिकंदर काज़िम तक़वी साहब, जो हौज़ ए इल्मिया क़ुम में होते हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अली हिमानी साहब। आप दोनों को हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। जी। रिसेंटली एक एलन मस्क, जो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है इस वक़्त, उसने ट्वीट किया, और ट्वीट करते वक़्त उसने एक ट्वीट में कहा कि जब उसने ट्विटर खरीदा उसके बाद ये कहता है कि व्हाट इज़ कल्चरल रेवोल्यूशन, और उसके बाद वो कह आगे जाके कहता है कि कल्चरल रेवोल्यूशन जो है, या कल्चरल वॉर जो है, उसमें मूवीज़ और म्यूज़िक और आर्ट का सही इस्तेमाल होना चाहिए। शायद हम जब मूवीज़ देखते हैं तो हम उस तरीके से, उस ज़ाविये से, शायद आम आवाम इस तरीके से नहीं देखती होगी कि मूवीज़ एक कल्चर का, एक सिविलाइज़ेशन का एक आउटबर्स्ट है, उसका प्रेज़ेंटेशन है। अगर इस बात को अगर आगे बढ़ाना चाहें आप? देखिए, इलॉन मस्क ने जिस बात की तरफ इशारा किया है, इस बात को तकरीबन मतरा होकर आज से 40 साल हो गए। 1990 या 1992 में सैमुअल हंटिंगटन ने एक किताब लिखी थी, क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशंस, और उसमें उसने यही बात मतरा की थी। उसने कहा था कि आगे जाकर जो जंगें होगी, वो जंग कंट्रीज़ के बीच में नहीं होगी, और ये फ़िज़िकल वॉर नहीं होगी, ये होगी साइकोलॉजिकल वॉर, और ये सिविलाइजेशंस की वॉर होगी। किताब बहुत छोटी है, 100 या 150 पेज की। उसमें वो आकर कहता है कि दुनिया के जो 7-8 बड़े सिविलाइजेशंस हैं, उसको लिस्ट डाउन करता है, और कहता है कि इनमें से ये जो 7-8 सिविलाइजेशंस है, इसमें से 6 सिविलाइजेशंस हार चुके हैं। मसलन एक आप देख लीजिए, हिंदू सिविलाइजेशन जो है, या चाइनीज़ सिविलाइजेशन, जापानीज़ सिविलाइजेशन, ये बहुत अहमियत रखते थे तारीख में। लेकिन ये भी अब वेस्ट की तरफ माइल हो चुके हैं और उनके सामने घुटने टेक चुके हैं। तो कहता है कि आगे जाके आपको सिर्फ 2 सिविलाइजेशंस मिलेंगे जो आपस में लड़ेंगे। वो है इस्लामिक सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वो कहता है कि यही 2 सिविलाइजेशंस की बहुत बड़ी जंग होगी, और जंग सिविलाइजेशन की होगी। यानी वो चाहेंगे अपने आइडियोलॉजी को प्रेज़ेंट करे और बताए कि हमारी आइडियोलॉजी बेहतर है दुनिया चलाने के लिए। फिर वो आगे ये भी कहता है कि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है कि इस्लामिक सिविलाइजेशन जीत जाएगा, क्योंकि इसकी एक तारीख़ है, इसका एक बैकग्राउंड है, इसकी एक बैकिंग है, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वो अंदर से बहुत खोखला है। जी। और इसी बात को ओसवाल्ड स्प्रिंगलर ने 1920 में बुक लिखी थी, उसमें कहा था डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। उसमें आकर वो यही बात की तरफ इशारा करता है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन खोखला है, बहुत जल्दी ही वो डिक्लाइन होने वाला है और नाबूद होने वाला है। जी। तो यहाँ पर जो है मूवीज़ को किस तरीके से टूल बनाया जा रहा है, एक अपने कल्चर को दूसरे कल्चर पर इम्पोज़ करने के लिए, जो कई रिसर्च में कल्चरल इम्पीरियलिज़्म के नाम से भी चीज़ें प्रेज़ेंट की जाती हैं कि जैसे कि क्लैश ऑफ सिविलाइज़ेशन की बात है कि 2 सिविलाइज़ेशंस के बीच में क्लैश है। वहीं पर डायलॉग्स ऑफ सिविलाइज़ेशन इसके खिलाफ किताब लिखी गई थी, करेक्ट। और उसके उसको उसको जवाब देने की कोशिश की गई थी कि नहीं, सिविलाइज़ेशंस में क्लैश नहीं है बल्कि डायलॉग्स है। लेकिन वहीं पर हम आके देखते हैं कि मूवीज़ का और हॉलीवुड का इसमें क्या रोल रहा, कि हम कैसे कहते हैं कि हॉलीवुड एक मीडियम है अपने कल्चर को दूसरे कल्चर्स पर इम्पोज़ करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये सोचना कि हॉलीवुड सिर्फ़ हमारे एंटरटेनमेंट के लिए बना है, और जितनी भी फ़िल्म्स बनती हैं, ये तमाम के तमाम सिर्फ़ इसलिए हैं कि हमारा टाइम पास कर दें, ये एक बहुत ही सतही सोच है, और बहुत ही नाइव रहेगा इंसान अगर इस तरीके से सोचेगा। इस टाइम के ऊपर जो मूवीज़ बन रही हैं, उसके जो हम सब्जेक्ट्स देखें, जिस हवाले से उनको पोर्ट्रे किया जा रहा है, जो चीज़ें उसके अंदर पोर्ट्रे की जा रही हैं, बहुत से टाइम पर इंसान जो एक कैटेगरी बनाते हैं, कैटेगराइज़ करते हैं मूवीज़ की, कि ये B13 है और ये G13 है, एटसेट्रा। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारी मूवीज़ को कैटेगराइज़ किया जाता है। कैटेगराइज़ करने का मतलब ही यही है कि मूवीज़ के अंदर जो कंटेंट पेश किया जा रहा है, स्पेशली हॉलीवुड के अंदर, वो कंटेंट एक मकसद के तहत है, गोल के तहत है, एक एम के टारगेट तहत है, एक ऑडियंस को, टारगेट ऑडियंस जी, है। फिक्स करके। तो लिहाजा हर फ़िल्म हर इंसान के लिए नहीं बनी है, लिहाजा क्रिटिक्स भी जब देखते हैं मूवीज़ को, तो वो इसके बेसिस पर उसको नंबर देते हैं, उसको ग्रेड करते हैं। तो यहाँ से समझ में आता है कि यहाँ पर सिर्फ़ एक एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि एक मकसद के तहत एक पैगाम पहुँचाया जा रहा है। अब जो होशियार इंसान होता है, वो ये देख सकता है कि जो मकसद इसके पीछे पहुँचाया जा रहा है, वो क्या है। जी। अगर मकसद उसके पीछे मिसाल के तौर पे थियोलॉजिकल डिस्कशंस हैं, उसके पीछे मिसाल के तौर पे वो एतराज़ात हैं जो हमारे इस्लाम पर हो सकते हैं,
और बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट ये है कि हम लोग कल्चर वर्सेस रिलीजन के ऊपर डिस्कशन अगर करें कि मूवीज़ डायरेक्टली आकर रिलीजन को प्रमोट भी नहीं करती हैं, डिमोट भी नहीं करती हैं। डायरेक्टली आकर हो सकता है कुछ इसमें डिस्कशंस भी हम लोग पेश करें कि हो सकता है डायरेक्टली भी बहुत से कल्चर्स को, बहुत से रिलीजन्स को वो टारगेट करते हैं। लेकिन उनका ज़्यादा उनकी तवज्जो इस बात पे रहती है कि वो कल्चर वर्सेस कल्चर की बात करें, क्योंकि कल्चर एक ऐसी चीज़ होती है कि जो ज़्यादा प्रोफाउंड हो सकती है। कल्चर एक ऐसी चीज़ हो सकती है कि जहाँ पर अगर रिलीजन हार भी जाए तो कल्चर बहुत से टाइम पर बाकी रह जाता है। बहरहाल इस तरीके के डिस्कशंस हमने जी। देखे हैं। तो कुल्लन ये है कि मूवीज़ जो है वो टारगेट ऑडियंस को हदफमंद, ऑर्गेनाइज्ड, फ़ोकस्ड बनाई जाती हैं। नेचुरल सी बात ये है कि उनका एक मैसेज है, उनका एक फ़ोकस है जिसके लिए वो मूवीज़ को बनाया जाता है। और ये एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है कि कल्चर और कल्चर को किस तरीके से, इसी बात को अगर हम थोड़ा-सा और एक्सप्लोर करें कि हम मूवीज़ को कैसे देखते हैं कि मूवीज़ अपने कल्चर को किस तरीके से बुरूज़ देता है और उसका क्या हुँ, इम्पैक्ट हम देखते हैं दुनिया में। करेक्ट। अगर मसलन हॉलीवुड के लास्ट 100 इयर्स के अगर देखें या 50 इयर्स का हॉलीवुड का इन्फ्लुएंस देखें, तो जिसे कहा जाता है हॉलीवुडाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, या जिसे कहा जाता है कि अमेरिकनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें हर कंट्री ये चाहती है कि उसकी कंट्री की जो वैल्यूज़ हैं, उसके जो सिस्टम्स हैं, वो दुनिया पर हाकिम हों। करेक्ट। अमेरिका अपने आप को एक सुपर पावर बना बना के पेश करना चाहता था। और ये बहुत इंटरेस्टिंग था, एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, उसमें ये था कि जब 9/11 का हमला होता है, तो बहुत सारे अमेरिकन से पूछा जाता है कि 9/11 का हमला हुआ, तो बोले नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हुँ, बोले कि वी आर सो पावरफुल, आवर टेक्नोलॉजी इज सो पावरफुल दैट दिस करेक्ट। इज नॉट पॉसिबल। यानी क्यों? क्योंकि वो हॉलीवुड की मूवीज देख के वो तमाम तसव्वुर उनकी जिंदगी में उनकी हालात को लेके, वो कौन से थे, वो थे जो मूवी में देखा था। हत्ता एक एक शख्स ने इंटरव्यू में कहा कि इफ दे हैव सुपरमैन वी आल्सो हैव रैम्बो, हुँ, वी विल सेंड आवर रैम्बो टू फाइट उस तो ओसामा। ओसामा। तो ये इस तरीके से उनके ज़हनियत को तब्दील किया जाता है। इसके बारे जी। में थोड़ा अगर आप देखिए ऐड इस पर पूरी तरह से काम किया गया है। अगर आप देखें, एक डॉक्यूमेंट्री है सेंचुरी ऑफ सेल्फ, जी, उसमें आप देखेंगे सिगमंड फ्रॉइड का जो नेफ्यू है एडवर्ड बर्नेस, वो आकर कहता है कि साइकोलॉजी को कैसे यूज़ किया गया है अमेरिकन लैंड पे, कि अमेरिका में कैसे साइकोलॉजी को यूज़ किया गया है ताकि लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया जाए। और वो कहता है कि हमने मास एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, यानी मास ओपिनियन को चेंज करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट इन्होंने जो किया है वो टेलीविज़न के थ्रू किया है। अगर आप जाकर देखेंगे तो नेशनल टीवी पर वो इनको छोटे-छोटे वीडियोज़ बनाकर दिखाते थे, जिसमें वो कहते थे कि क्यों कैपिटलिज़्म बेहतर है सोशलिज़्म के निस्बत? क्यों हमारे पास ज़्यादा होना बेहतर है दूसरों के निस्बत? क्यों हमारा ये कल्चर दूसरों के निस्बत बेहतर है? और इसका असर उन्होंने देखा लोगों पर कि बार-बार एक चीज़ बताने से लोग उस कल्चर को अडॉप्ट करते हैं। तो अब इन्होंने कहा कि चलो, अब ये हमने हमारे अमेरिका को तो बना लिया है, इनकी फ़िक्र तो हमने बना ली है, आइए अब हम बाकी की दुनिया की फ़िक्र बनाते हैं। और फिर इन्होंने यहाँ से जब हॉलीवुड मूवीज़ बनाना शुरू किया है, तो यहाँ पर पहले इन्होंने आइडियल्स बनाए लोगों के लिए, नमूना और उल्गू और उसवा जो हम रोल कहते हैं, मॉडल्स रोल बनाए। मॉडल बनाया है। और इसीलिए आप देखेंगे रैम्बो टाइप की मूवीज़ और इस तरह के मूवीज़, और लोग आज भी जो पुराने लोग हैं वो क्लिंट ईस्टवुड और हैरिसन फोर्ड, इनके आज भी दीवाने हैं। अगर मूवी आती है तो कहते हैं क्लिंट ईस्टवुड की मूवी है, टेक्सास की मूवी है, देखना ही है। तो आकर रोल मॉडल्स बनाए और फिर इन रोल मॉडल्स के ज़रिए जो है कल्चर को प्रमोट करना स्टार्ट किया है। जी, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये रोल मॉडल्स वाली बात, मैं एक दिन स्टडी पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये जो टेक्स्ट होता है और वर्सेस अगर हम इमेजेस को देखें तो 1000 टाइम्स जो है इमेजेस टेक्स्ट का काम कर सकती हैं। जी, जी। तो लिहाजा जब लोग फिल्म्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो इसका बेसिक इम्पैक्ट जो होता है, मिसाल के तौर पे अगर हम 1000 किताबें लिखें तो एक फ़िल्म 1000 किताब के बिल्कुल, मुसावी हो सकती है। बिल्कुल। बल्कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल रिसर्च है जो बताती है कि लोगों के लर्निंग मेथड्स है हुँ, कि हुँ। किस तरह इंसान एक चीज़ को सीखता है और उसके ज़हन में लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। तो वो आकर कहते हैं कि 3 मेथड्स है, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक जो होता है वो एक्शन बेस्ड होता है, प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो वो कहते हैं ऑडिटरी जो होता है वो आप जो है सिर्फ 20% स्टोर जी, कर सकते हैं। जितना डेटा आपको मिलता है उसमें से 20% रहता है, 80% चला जाता है। हुँ, हुँ। और इसके निस्बत विजुअल्स जो है वो 80% ऑफ द टाइम रहते हैं और 20% ऑफ द डेटा इज लॉस्ट। तो इसलिए हुँ। आप देखेंगे बहुत सारे शोज, मसलन मिसाल के लिए कुकरी शो आप देख लीजिए, वो आपको कहीं भी रेडियो पे कुकरी शो नहीं मिलेगा। कोई आकर आपको बताएगा कि मसलन बम्बई की बिरयानी कैसे बनाना है, रेडियो पे ये शो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये देखने वाली चीज़ है, क्योंकि चाहते हैं कि मेमोरी में बैठ स्टोर जाए। तो ये लर्निंग मेथड्स रिसर्च्ड डेटा है जिस पर
वेस्टर्न वर्ल्ड ने बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल यहाँ रिसर्चेस पर किए एक हैं। सामने की एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने अवाम में से किसी से पूछें, जाहिर सी बात है हमारी ऑडियंस में अक्सर मुसलमान हैं। जी। अगर हम पूछें कि आपके ज़हन में हज़रत यूसुफ़ का किस्सा मौजूद है, हाँ, तो वो यूसुफ़ की पिक्चर यूज़ारसीफ़ की शक्ल में हाँ, लेकर आएँगे कि जो ईरान के ज़रिए से एक सीरियल बना था, या फॉर एग्जांपल जनाब मुख्तार का जब नाम लेके जी, आएँगे तो यानी ये कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा हमारे ज़हनों में बैठ जाते हैं और इसका इतना असर पड़ता है कि कि हम सिंबल बन जाते हर हैं। मूवी को जब देखते हैं तो जिस टाइप का कैरेक्टर हम पेश कर रहे होते हैं, एक तो ये कि कैरेक्टर के साथ जो नाम एसोसिएटेड होते हैं, कैरेक्टर की जो सिफ़ात एसोसिएटेड उसके साथ होती हैं, जो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये ख़ुद ब ख़ुद हमारे ज़हन में बैठ जाते हैं, हम पिक्चराइज़ कर लेते हैं। और कहीं न कहीं उसको हम स्टडी में पढ़ रहे थे कि एक सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस अगर हम देखें जो एक की पॉइंट है तमाम अदर इम्पैक्ट्स के अंदर, वो ये है कि किसी न किसी तरीके से वो आपके अंदर एक पिक्चर को कल्टिवेट कर देते हैं कि जो आपको मजबूर करता है कि आप इमिटेट करें। जी, यानी आपके ज़हन में एक ऐसा बाप कल्टिवेट कर देंगे हुँ, और उसकी कुछ सिफ़ात कल्टिवेट कर देंगे, आप सोचेंगे कि ये आइडियल बाप है इसका मतलब, करेक्ट। तो लिहाज़ा आप उसको इमिटेट करना शुरू कर देंगे। आपके ज़हन में एक आइडियल मदर कल्टिवेट कर देंगे, जी, फिर आप उसको इमिटेट करना करना शुरू कर शुरू कर देंगे कि हमें इस तरीके से रहना चाहिए। जी, तो ये तमाम मूवीज़ के अंदर इस तरीके के रोल मॉडल्स पेश करना जी। ये मौजूद एक है। रोल मॉडल्स की बात हुई, इसी तरीके से कल्चर की जहाँ तक बात है। अगर आप इजाज़त जी, दें तो जी, मैं इसी पॉइंट के ऊपर एक जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट नुक्ता है ये रोल मॉडल वाला एस्पेक्ट कि जो इमिटेशन वाला एलिमेंट आता है कि अमेरिका में 1970s में टीवी पर और जो कमर्शियल्स दिखाए जाते थे उस पर बाज़ाफ्ता कोर्ट में केस डाला गया है कि ये जो हुँ, छोटे बच्चे हैं जो 6 महीने से लेकर आप मान लीजिए 9 साल 10 साल जो भी टीन एज से नीचे है ये लोग बैठ के टीवी देखते हैं। तो बाज़ाफ्ता कोर्ट में केस डाला गया कि आप अपने एडवर्टाइजमेंट्स के ज़रिए इन बच्चों के ज़हन पर यही रोल मॉडल बना रहे हैं, एक आप जो है इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं और इस वजह से ये बच्चे इनको इमिटेट कर रहे हैं। तो आप ये कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स को बैन करिए और कोर्ट ने आकर कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स को बैन किया है। या हुँ, बाज़ाफ्ता आप जब एक डॉक्यूमेंट्री है कंज्यूमिंग के जिसे आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स को बैन कर दिया था। जी, मैं फिर बाद ये में जब गवर्नमेंट सॉरी। चेंज हुई तब उन्होंने आके कहा कि भाई ये हम बैन हटा रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का पैसा पैसा इसी वहीं के से ज़रिए आता है। कॉर्पोरेशन से आ रहा था। तो हुँ, इन्होंने वही कैपिटलाइज़ेशन को कैपिटलिज़्म को नज़र में रखते हुए इन्होंने बैन्स हटा दिए और जो है फिर यहाँ से मैं जब इसके ऊपर ड्रग्स और अल्कोहल के ऊपर स्टैट्स देख रहा था, तो मैंने देखा कि उन्होंने स्टडी किया है कि जो बच्चे 10 से लेके 14 साल तक की एज में हैं, जो लोग मूवीज़ देखते हैं वर्सेस जो जो लोग लोग मूवीज़ नहीं नहीं देखते। देखते हैं, उनके अंदर सिगरेट का यूज़, अल्कोहल का यूज़ डबल है। जी, यानी जो लोग मूवीज़ देख रहे हैं वो डबल हैं यूसेज में। यूसेज में इन कंपैरिजन विद जो लोग मूवीज़ को नहीं देख रहे हैं। तो ये डायरेक्ट एनालिसिस बता रही है कि वाक़ई जो आप मूवीज़ के अंदर दिखा रहे होते हैं, हुँ। वो वही कहीं न लोग कहीं अडॉप्ट कर रहे बच्चे, होते हैं। बड़े सब हाँ, लोग उसको अडॉप्ट देखिए करने की कोशिश एक बहुत ही करते हैं। फंडामेंटल पॉइंट है जिसकी तरफ आप लोग आपने भी इशारा किया कि एक्चुअली अगर हमारे यूथ ये समझ रहे हैं कि मैं मूवी देखूँगा और सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के हाँ, लिए। और मुझ पर असर नहीं होगा और उससे ज़्यादा कि आई एम गुड इनफ टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, मैं दोनों को अलग कर लूँगा, राइट को अलग कर लूँगा, रॉन्ग को अलग कर लूँगा और ऐसा रॉन्ग नहीं का है, मेरी ज़िंदगी पर असर नहीं ज़रूर नहीं पड़ेगा। होगा। तो इसी से रिलेटेड रिसर्च हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में एक रिसर्च थी जहाँ पर ये दिखाया गया है कि परसेप्शन ऑफ ब्यूटी किस तरीके से चेंज हुँ, किया जाता है कि मिसाल के करेक्ट। तौर पर 2 ग्रुप लिए गए और दोनों ग्रुप को कुछ इमेजेस दी गई और कहा गया कि ये इमेजेस देखें और क्या आप इनसे शादी करेंगे और वहाँ के टर्म में वुड यू लाइक टू डेट हुँ, दिस गर्ल, तो सब ने कहा हाँ। और लेकिन यही एक ग्रुप को तकरीबन 2 हफ्ते तक वल्गर फ़िल्म्स दिखाई गई और दूसरे ग्रुप को डॉक्यूमेंट्रीज़ दिखाई गई और दोबारा जब ये मूवी ये फ़ोटोज़ इमेजेस दिए गए दिखाए गए। तो उन लोगों ने कहा कि नो नो दिस शी इज़ नॉट गुड इनफ। हुँ, सो वो रिसर्च एक नहीं कई रिसर्च है जी, जहाँ पर ये साबित करते हैं खुद वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च कि व्हाटएवर यू वॉच उसका आपकी थिंकिंग थिंकिंग पर, पर आपके बिहेवियर पर और हत्ता आपके रिएक्शंस पर उसका जो है डेफ़िनिट असर होता है। जी, और अगर आप ये कहें कि नहीं मसलन यहीं पर एक और रिसर्च बता रही थी कि एक ग्रुप को जो है वल्गर मूवीज़ दिखाई गई और एक ग्रुप को जो है
डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई गई और दोनों से बाद में पूछा गया कि अच्छा रेप की सज़ा किसे देनी चाहिए। तो जो डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे थे उन्होंने कहा नहीं सख्त सज़ा देनी चाहिए, लेकिन जो वल्गर मूवीज देख रहे थे उन्होंने कहा नहीं रेप की सज़ा कम देनी चाहिए। हत्ता वायलेंस, जो फर्स्ट टाइम इंसान वायलेंस देखता है तो वायलेंस देखने के बाद इंसान की फितरत है कि उसको वो करता है, रिपल करता है। लेकिन जैसे ही वो वायलेंस का रेट बढ़ता रहता है मूवीज के अंदर, तो इंसान के लिए वो वायलेंस की एक्सेप्टेबिलिटी जो है उसके अंदर काफी, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी। मैं इसीलिए इशारा कर रहा था कि वेस्टर्न दुनिया ने साइकोलॉजी पे बहुत शिद्दत से, बहुत एक्सटेंसिव और बहुत डिटेल्ड काम किया है। एक सारा कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है कंडीशनिंग ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। कहते हैं माइंड आपका एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कमांड सेंटर होता है। वो आपके कॉन्शियस माइंड को कमांड्स देता है, यानी एतकादात और बिलीफ सिस्टम और जो उसूल है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं। तो ये मूवीज के जरिए जो है defines who you are। एग्जैक्टली तो ये मूवीज के जरिए ये कोशिश करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को कंडीशन किया जाए, उसको ट्रेन किया जाए। बल्कि एक मूवी है फोकस, इसमें विल स्मिथ है और आई थिंक मार्गोट रॉबी है। तो मूवी में एक सेगमेंट है जहां पर विल स्मिथ किसी जो है गैम्बलर से पैसे जीत जाता है। तो वो बाज़ाफ्ता ये कंडीशनिंग ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह नरेट करता है, डिफाइन करता है कि हम ये कैसे करते हैं। कहता है वी प्रोग्राम देयर माइंड एंड वी गिव देम सजेशंस, और कहता है कि इतने सजेशंस हम प्रोवाइड करते हैं कि इसका दिमाग इसको नॉर्मल तरह से एक्सेप्ट करता है, और आगे जाकर जब ये इंतखाब करता है तो ये सोचता है मैं अपने इंट्यूशन से, अपने इख्तियार और कॉन्शियस माइंड से इंतखाब कर रहा हूँ, जबकि इसके दिमाग को इतना ज़्यादा कहा गया है कि तुम्हें यही इंतखाब करना है कि वो मजबूर होकर वही इंतखाब करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हिजाब के सिलसिले में जब गुफ्तगू हुई थी तो इंडिया में बहुत सेक्युलर और लिबरल्स ने ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, ऑब्जेक्शन हमें ये दिया, हमारे लिए ऑब्जेक्शन पेश किया कि आप लोग बच्चों के जहन को कंडीशन करते हैं, और इसलिए क्योंकि वो बचपन से उन्हें बताया जाता है तो एक्चुअली दे आर नॉट चूजिंग, आप उनको वही ऑप्शन दे रहे हो। जबकि हकीकत ये है कि वो जो आज पूरी दुनिया को ऑप्शंस दे रहे हैं, तो कौन सी एक बच्ची जो बड़ी होती है उसने बैठी है या उसने फलसफे के डिस्कशन या फितरत की आवाज़ सुनी और कहा कि नहीं मुझे कपड़े उतारने हैं, नहीं, वो तो एक पूरी दुनिया ही आपने पेश की है, बारबी से शुरू करके आपने उन्हें वहां तक पहुंचाया है। मजबूर कर रहे होते हैं कि तुम्हें ऐसा दिखना है वरना सोसाइटी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये खुद मुतनाकिज है, यानी अगर जो इल्जाम वो हम पर लगा रहे हैं वही इल्जाम उन पर भी जारी है कि जो आप कंडीशनिंग कर रहे हैं उसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन कंडीशनिंग के एतबार से मेरे जहन में एक बात ये आ रही थी कि हो सकता है कि हम सामने ऑडियंस ये कहे कि हो सकता है कि वो लोग अच्छी चीज़ों को भी हमारे लिए प्रोवाइड कर रहे हों, इन्हीं फिल्म्स के ज़रिए से उनके अच्छे गोल्स भी हों, अच्छे इंटेंशंस भी हों। तो यहाँ पर एक स्टडी में देख रहा था, ख़ुद यही हॉलीवुड के एतबार से। लेकिन इससे पहले एक मुकदमा ज़रूरी है जो डिस्कस कर रहे थे कि इंसान जो है उसकी फ़ैकल्टीज़ जो होती हैं, जो हमारे अंदर कुदरतें हैं, जो हमारे अंदर जो हमें डिफ़ाइन करती हैं कि इंसान का जो नॉन मटेरियल एस्पेक्ट जो है वो इंसान के अंदर मिसाल के तौर पे एक कुदरत है जिसको हम अक्ल का नाम दे सकते हैं। इंसान के अंदर एक कुदरत है जिसको हम शहवत का नाम दे सकते हैं। इंसान के अंदर एक कुदरत है जिसको हम गज़ब का नाम दे सकते हैं, और इंसान के अंदर एक कुदरत है जिसको हम वहम या ख्याल का उन्वान दे सकते हैं। हॉलीवुड की जो फिल्में हैं, स्टडी ये बताती है कि इसके अंदर वो लोग जो हमारा इसके अंदर ये भी बयान करना ज़रूरी है कि जो क़ुव्वे अक्ल है, ये इंसान का वो एस्पेक्ट है, वो कुदरत है कि जो इंसान को हैवानियत से निकाल कर उलूहियत की तरफ लेकर जाती है, यानी इंसान को ज़्यादा अल्लाह के करीब करती है। कह सकते हैं नॉन मटेरियल, नॉन एनिमलिस्टिक दुनिया की तरफ। कुव्वतें जो हैं जानवरों में और हैवानों में और इंसानों में कॉमन है, लेकिन कुव्वे अक्लिया जो है वो इंसान को इंसान बनाती है, मुख्तस इंसान के लिए है जी। वो नफ्स अम्मारा से आपको निकालती है, ले जाती है नफ्स मुतमइन्ना की तरफ। तो अब यहाँ पर इंसान जो इंसान बाकी रहना चाहता है, वो जाहिर सी बात है अपने जो चीज़ कंज्यूम कर रहा है उसमें वो प्रेफर करता है कि वो चीज़ें भी रहें कि जो इंसान की कुदरत, जो अक्ल है, उसकी तरफ भी इंसान को लेकर जाए। लेकिन जो इंसान हैवान बनना चाहता होता है वो कोशिश ये करता है कि इस तरफ की चीज़ें हमें मिलती रहें। एक डिफरेंस ये भी होता है कि जो चीज़ें हैवान वाली होती हैं
वो बहुत ज़्यादा हम जो है सेंस मलमूस कर होती सकते है। हैं, मलमूस होती हैं। मिसाल के तौर पे कोई कहे कि सेक्सुअल लाइफ को दिखाया जाए तो इंसान कहेगा ठीक है, हम भी अपने अंदर फील कर सकते हैं इस चीज़ को, खाने पीने की बात हो एट्सेट्रा, गज़ब, गुस्सा दिखाया जाए, गुस्सा वो दिखाया फ़ौरन जाए या बहुत रिलेट ही कर पाते हैं। ज़्यादा जो है इंसान को कुदरतमंद दिखाया जाए। लेकिन जब हम फ़िक्र की बात करते हैं, जब हम अक्ल की बात करते हैं, जब हम ज़हन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं कि जो इंसान को या थका देते हैं या इंसान उससे रिलेट नहीं कर पाता है कभी-कभी। हॉलीवुड का जो एम्फेसिस है वो हैवानियत के ऊपर ज़्यादा है। यानी जो फ़िल्मों को देखा जाता है वो ये दिखाई पड़ता है उसके अंदर साफ तौर पे कि इसके अंदर इतना ज़्यादा, यानी स्टडीज़ के अंदर इस तरीके से दिखाया गया है कि इसके अंदर सेक्सुअल लाइफ को इतना ज़्यादा उसका एक्सपोजर हमें दिखाई पड़ता है कि जो अर्ली प्यूबर्टी है, यानी जो बच्चे 15 साल में जाकर उनको बालिग होना चाहिए, वो 12 साल, 11 साल, 10 साल में आजकल बालिग हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हॉलीवुड की जो फ़िल्में हैं वो इतना, ये एक बड़ा इम्पैक्ट है। जी। वन ऑफ द इम्पैक्ट्स क्या है कि इतना ज़्यादा आप सेक्सुअल लाइफ को इम्पोजर कर रहे हैं, उसका एक्सपोजर कर रहे हैं कि बच्चे जल्दी उस चीज़ तक के, उस सेंस तक के पहुंच रहे हैं कि जो उनको 15 साल जी, में बहुत अंडरस्टैंड बहुत करना चाहिए इम्पोर्टेंट था। पॉइंट है। हत्ता अभी जो है, क्योंकि हम लोग हॉलीवुड की बात कर रहे हैं, हत्ता अभी जो कार्टून्स आ रहे हैं, वो हुँ, कार्टून्स में नेक्स्ट सुपरमैन जो है, वो जो है उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है मूवी में, उसका बॉयफ्रेंड है। जी, और अपने ही कल्चर को खुद डिज़्नी आके कहता है कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम नेक्स्ट जनरेशन को बचपन से ही सिखाएँ। जी। अभी ये एक बहुत एबीसी कॉमन एस्पेक्ट है। आप सारी फ़िल्मों में आजकल देखें जी, तो उसके अंदर ये रिलेशनशिप ज़रूर दिखाया ज़रूर, जी। जाता है। हाँ। तो वो एक माइनॉरिटी है तो उनको वो पोज़ीशन देना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं। लेकिन यही शहवत वाली बात को अगर आप देखें तो मैं कहूँगा कि शहवत को आप सिर्फ़ सेक्सुअल एलिमेंट में मुनहसिर ना करें, लिमिट ना हुँ, करें। शहवत को आप वाइडर एंगल से देखें कि इसमें जो है आपकी पैसे की पैसे की शहवत, शहवत, कुदरत की शहवत। कुदरत, लिबास की शहवत हुँ, और जो है पैशन कुल्लन यानी कि पैशन से हाँ, ज़्यादा आपका ग्रीड। ग्रीड। एक ग्रीड। हर चीज़ हुँ, की ग्रीड। अफ़राद है जिनको मसलन घड़ियों की जो है आदत हुँ, लगी हुई है कि मेरे पास $3000 की घड़ी है, अब मुझे $8000 की घड़ी चाहिए। इस तरह के मूवीज़, डायमंड, ज्वेलरी। तो अब आप ये जब देखते हैं तो यही डॉक्यूमेंट्री कंज्यूमिंग किड्स जो 20 साल पहले बनी थी, वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट से इंटरव्यू लिया जाता है तो वो कहता है कि जब मैं मेरी प्रैक्टिस शुरू किया था 20 साल पहले, यानी आज से 40 साल पहले, तो वहाँ पर एक प्रोग्राम भी आता था, किड्स सेज द डार्नेस्ट थिंग्स करके। तो उसमें जब बच्चों से पूछा जाता था तो बच्चे कहते थे मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। कुछ बच्चे तो बड़ी मासूमियत से कहते थे मुझे पोस्टमैन बनना है। लेकिन कोई ऐसा काम करना है जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन लेकर आ सके। फिर ये साइकोलॉजिस्ट कहता है कि अब मैं जब बच्चों का इंटरव्यू लेता हूँ तो बच्चे कहते हैं मुझे फेमस बनना है, मुझे रिच बनना है, जी। मुझे पॉपुलर बनना है। बचपन से ही, यानी 5-6 साल की उम्र से। अब वो आप ग्रीड इंडिया, आपने कल्टीवेट हाँ, कर दिया। अब आप इंडिया में भी देखिए, डांस कल्चर, डांस कंपटीशन हो रहे हैं 5 साल के बच्चों के लिए, 7 साल के बच्चों के लिए, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, और ये बच्चे इसी बात की ताक में है कि मैं कैसे फेमस बन जाऊं, मैं कैसे पैसे वाला बन जाऊं, आसान तरीका, मुझे डॉक्टर यहाँ पे मुझे एक नहीं बात बनना याद आ है। रही है कि एक स्टडी में इस तरीके से लिखा हुआ था कि एक ज़माने में करेंसीज़ होती थी जहाँ पर मसलन गवर्नमेंट करेंसी बनाती थी। हाँ। आजकल एक नई करेंसी, अलबत्ता वो ब्रॉडकास्टिंग मीडिया की नहीं है बल्कि सोशल मीडिया की है, कि जहाँ पर लाइक्स, कमेंट्स और करेक्ट, व्यूज़ करेंसी बन गई है। करेक्ट, करेक्ट। जब हम कोई चीज़ बेचते हैं, अपनी जो पोस्ट है, हमारी फीड्स हैं, वो बेच रहे हैं हम, और इस बाज़ार में जो करेंसी हमारी है वो हमारे व्यूज़ बन गए हैं। कितना हम पॉपुलर हैं, करेक्ट। ये हमारी करेंसी बन गई है आजकल। जी, देखिए इसके ऊपर ना एक सीरीज बनी थी ब्लैक मिरर करके। ठीक है, ब्लैक मिरर उन्होंने इसलिए नाम रखा कि आप कंप्यूटर का स्क्रीन देख ले या मोबाइल का स्क्रीन देख ले, जो भी है ये ब्लैक होता है ब्लैक और होता ये है। एक आईने की तरह होता है कि इसमें आपको आपकी हकीकत दिखती है। तो उन्होंने सीरीज का नाम ही ब्लैक मिरर रखा है और उसमें उन्होंने एक एपिसोड बनाया था नोज डाइव। उसमें उन्होंने दकीकन ये सब कुछ बताया कि कैसे एक पूरी सोसाइटी में करेंसी हटाई जाती है और सिर्फ लाइक्स के बेसिस पे आपको पर्क्स, बेनिफिट्स, पोजीशंस, फर्स्ट क्लास फ्लाइट, अच्छी होटल मिलती है, और जैसे ही आपके लाइक्स कम होना शुरू हो जाते हैं तो आप उस गरीब तबके में से हो जाते हैं कि जहां आपको खाना भी खाने को नहीं मिलता है। सिर्फ इस बेस, आपके पास पैसे कितने हैं वो मैटर नहीं करता, आपके पास लाखों डॉलर है, लेकिन क्योंकि आपके लाइक्स एक सर्टेन परसेंटेज के नीचे है तो हम आपको फर्स्ट क्लास में फ्लाई करने नहीं नहीं देंगे। देंगे। तो जामे बस उसी तरफ बढ़ रहा यहाँ है। पर जो हम लोग अपनी हॉलीवुड के इन्फ्लुएंस की बात कर रहे थे, तो हॉलीवुड जो है आके जिस तरीके से हमने देखा कि इंसान में और हैवान में जो कॉमन एस्पेक्ट्स हैं, उसी की तरफ तवज्जो, चाहे वो शहवत हो, चाहे वो गज़ब हो,
ये तमाम वो चीज़ों की तरफ हॉलीवुड आके लोगों को डायरेक्ट करता है, और वो जो इंसान को इंसान बनाए, जहाँ पर इंसान हक व बातिल का फैसला करे, अक्ला ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होती उनकी मूवीज़ में, होते हैं, लेकिन उसका ज़ाहिर सी उसका बात है, उसका थोड़ा तो ऊपर से उनको अच्छा बनाना पड़ेगा जी, ताकि लोग फ़िल्म्स को देखें। परसेंटेज जो है उसका जी। काफ़ी लो होता है, लेकिन जो एक्चुअल अच्छा उन मूवीज़ के अंदर भी सबकॉन्शियस मैसेजेस वही दिए हर जाते हैं तरह जो से। उनके, तो एक हदफमंद प्रोग्रामिंग की जाती है। जहाँ पर हम ये सेक्सुअल कंटेंट के हवाले से बात कर रहे थे, तो जब हॉलीवुड का एक इम्पैक्ट अगर हम स्टडी करें, तो सबसे फर्स्ट मूवी जिसने ऑन स्क्रीन पर फर्स्ट टाइम जो है, जो एक इंसान के लिए एक पर्सनल चीज़ पर्सनल होती है, चीज़ होती है, किसी मसलन फॉर एग्जांपल किसिंग सीन को आम किया। 1896 में, यानी बहुत सालों पहले की बात नहीं है, बिकॉज़ आज के जो जवान ग्रो हो रहे हैं, उन लोग तो एक टाइम बबल के अंदर ही है ना, उसके बियॉन्ड वो नहीं सोच पाते हैं। 125 साल हुए। हाँ, तो हाँ, 125 साल पहले फर्स्ट टाइम जब ये मूवी में फर्स्ट टाइम ये सीन आया, तो प्रोटेस्ट हुआ था। जी। और लोगों ने आके कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग, कि हम हैवान थोड़ी ना है। यानी अमेरिका में खुद हाँ, प्रोटेस्ट होते जी, हैं, लोग बिल्कुल। आके प्रोटेस्ट करते हैं, और प्रोटेस्ट के बाद काफी हंगामा होता है और लोग अपॉलॉजी करते हैं। यानी 1896 में फर्स्ट टाइम इस चीज को दिखाया जाता है। दिखाया जाता है, और फिर आहिस्ते आहिस्ते इस चीज को ग्लोरीफाई किया जाता है। फिर उसका एक मैं स्टडी में देख रहा था कि उसी का इम्पैक्ट बॉलीवुड में आता है, जी। कि बिल्कुल। बॉलीवुड में एक ज़माने में मूवीज़ होती थी जहाँ पर वो राइटर लिखता है कि नाइजीरियन एक राइटर है, उन्होंने रिसर्च की एक यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा कि उस ज़माने में मूवीज़ बनती थी कि गरीब देहात का लड़का है और वो जाके लड़ाई करता है, वो अदलो इंसाफ चाहता है, और वो यानी या लड़का लड़की का रिश्ता है और गरीब घर से, और लड़की, यानी वहाँ पर उनके लोकल इश्यूज रिलेटेड मूवीज़ होती थी। मदर लेकिन इंडिया जैसी मदर मूवीज़ जो इंडिया, है, ये लेकिन आहिस्ते आहिस्ते हुआ, रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं कि आज बॉलीवुड कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहा है कि वो हॉलीवुड की इत्तेबा करे, हॉलीवुड को फॉलो करे। बल्कि उससे आगे बढ़ जाए। हमेशा ये इंडिया की सिचुएशन रही है कि हम जो है अंग्रेज़ों से आगे बढ़कर दिखाना चाहते हैं कि हम तुमसे आगे हैं 2 कदम। ये नहीं देखते हैं कि आगे किस चीज़ में बढ़ रहे हैं। हाँ, ये नहीं देखते। ये इम्पोर्टेंट है अच्छा, ये कि बहुत अच्छा एक एस्पेक्ट आपने शुरू किया, अलबत्ता इसको डिस्कशन थोड़ा तवील है। जी, वो ये है कि एक मर्तबा हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर आगे इजाज़त दें तो पहले वो जो डिस्कशन आप पेश कर रहे थे इस एक्सपोजर के बारे में, सेक्सुअल कंटेंट के बारे में, मैं देख रहा था कि उस कार्टून का नाम क्या है, मुझे मिल नहीं सका। मैं देख रहा था एक दिन मेरा बेटा एक वेबसाइट के जो बहुत ही कह सकते हैं कि इन सब Decent चीज़ों है। को डिसेंट है, इन सब हाँ। चीज़ों को देख कर बच्चों के लिए कंटेंट पेश करती है। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहरहाल नेगेटिव एस्पेक्ट है। उसमें वो एक कार्टून देख रहा था, रिसेंटली कार्टून्स जो बन रहे हैं उसके अंदर एक कार्टून था कि जहाँ पर ये जो छोटे कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, इसके अंदर जिनके हाथ पैर नहीं होते हैं, हुँ, इनका कार्टून था। हुँ, और उसमें जब हाथ पैर नहीं है तो उनके पास ज़बान है। हुँ, तो उनके कम्युनिकेशन का स्टाइल क्या था कि वो ज़बान से हाथ मिलाते थे, हुँ, ज़बान से एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखते थे। हुँ, तो जब आप इसको एक ग्रेटर पिक्चर में देखेंगे हुँ, तो यानी वो जो किसिंग सीन का एक एस्पेक्ट है, जी। उसको एक 3 साल से 5 साल 6 साल के बच्चे को एक बहुत ही नॉर्मलाइज ऐसे- करके पेश किया जा रहा है। हाँ, और ये किसिंग सीन के उन्वान से भी नहीं पेश किया जा रहा है, बल्कि वो कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, हाँ। इस तरीके से पेश किया जा जी। रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा देखने को आजकल मिल रहा है। जी। जी, बल्कि आप, सॉरी टू जी, जी। इंटरप्ट, बीच में मैं आपको कत कलाम कर रहा हूँ। आप बहुत ही पुराने जो कार्टून्स थे जो सबके फेवरेट भी है, जैसे टॉम एंड जेरी है या मिस्टर बीन है, जो कि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई कॉमेडी है, इसमें क्या गंदा हो सकता है, लेकिन इसमें एपिसोड्स बनाए गए हैं जहाँ पर रोमांटिक टॉम, सीन्स जी हैं। जी, जहाँ पर टॉम जो है उसके कैट के पीछे पड़ जाता है, जो एक खातून है, और बाज़ाफ्ता हाथ चूम रहा है, उसके होंठ चूम रहा है, उसको अपने अब एक बाहों में ले रहा है, 4 और साल ये 5 साल 3 के साल और बच्चे को 4 साल के क्या बच्चे के- ज़रूरत है इन सब चीज़ें दिखाने की? मिस्टर बीन में भी इसी तरह की आपके चीजें लिए दिखाई ज़रूरी गई नहीं है, उनके लिए उनको, बहुत उनको ज़रूरी मिस्टर बीन में भी आपको इसी तरह के फोटोज मिलेंगे कि हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो वो जो है बाज़ाफ्ता नर्स के साथ जो है बदकिरदारी कर रहा है, और माँ बाप को लगता है मिस्टर बीन तो सब अच्छा ही था, अब तक हमने 50 एपिसोड देखे, बच्चे को रिमोट देते बच्चा बैठ के मिस्टर बीन देख रहा है, लेकिन उसमें बीच में आप देखें इस तरह जी। के बहुत ही नामुनासिब। अच्छा, यहीं पर हम लोग थोड़ा भी ये तो एक हो गया कि सेक्सुअलाइजेशन ऑफ द कंटेंट, खुद इसका असर जो है वो आप देखें कि अमेरिकन सोसाइटी जो है, वहाँ पर जहाँ पर हम एक तरफ देख रहे हैं कि मसलन
वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है और इश्क और मोहब्बत को सेलिब्रेट करने के लिए बताया जा रहा है, और ख़ुद रोमांस और मोहब्बत और पिछले हॉलीवुड के ज़रिए से इतना बढ़ाया जा रहा है। लेकिन उसका रिज़ल्ट उस सोसाइटी में क्या है कि हम देखते हैं कि मिसाल के तौर पर यूएस सेंसस डेटा कहता है कि अमेरिका में 1970 में जो मैरिड कपल्स थे जिनके बच्चे हैं वो 40% थे, जो 2020 पे आते-आते 18.6 हो गए, और अब जो हैं वो 2021 का लास्ट डेटा है कि 17.8 हो गए। यानी आप एक सोसाइटी जहाँ पर आपका हॉलीवुड का रिज़ल्ट ये है कि वो सोसाइटी के अंदर फैमिली लाइफ़ टोटली डिस्ट्रॉय हो गई। यानी क्या? यानी 82% आपकी आज अमेरिका में पॉपुलेशन वो है जिनकी फैमिली नहीं है। जब फैमिली नहीं है तो इंसान को खुदा ने ऐसा खल्क किया है कि इंसान के पास अगर एक खानवादा, एक फैमिली नहीं हो, तो इंसान कब तक सिर्फ हैवानी ख्वाहिशों से करेक्ट। जो है लज्जत पाएगा, जब उस सुकून जो तस्कीन उसके नफ्स और रूह हाँ, की तस्कीन है जी, वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। जी, तो हम बिल्कुल। देख रहे हैं कि अमेरिकन फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गया है, और उसका एक सबसे बड़ा रिजल्ट, एक सबसे बड़ा आउटकम। रीजन जो है वो क्या है, वो हॉलीवुड की मूवीज का एक असर जो है उस समाज के अंदर हम देखते हैं। जी। देखिए, यहाँ पर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कुरान की आयत है जहाँ पे खुदावंद मुताल कहता है कि हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे हमसरों में सुकून रखा है। तो ये चीज़ से जब एक सोसाइटी हट जाती है तो वो जो सुकून होना चाहिए सोसाइटी में वो एब्सेंट हो जाता है। एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा, ये हॉलीवुड के इफ़ेक्ट के अलावा आप देखें इसके आउटकम्स क्या है? इसके आउटकम्स में ये है कि इलीगल चिल्ड्रन जो हम कहते हैं कि ज़िनाज़ादे हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं अब तो बाकायदा सोसाइटी। उनके सेंटर्स होते हैं हाँ, कि जहाँ उनके पर आप जाकर उनको उनको दे हैंड सकते ओवर हैं, कर सकते हैं, गवर्नमेंट ठीक है। उसको करेगी। इसके बाद एक दूसरे पे ट्रस्ट खत्म हो चुका है। वो एक शौहर अपनी बीवी पे ट्रस्ट नहीं करता है, एक बीवी अपने शौहर पे ट्रस्ट नहीं करती है। अगर मैरिड भी है तो वो बिल्कुल ट्रस्ट उनके बीच में ख़त्म हो चुका है, और इसकी वजह से ये हो चुका है कि कुल्लन माहौल जो है फ़साद का माहौल बन गया। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई बारबंद और कैद नहीं है कि अब मैं मैरिड हूँ, मुझे ये निभाना है। कमिटमेंट, देयर इज नो कमिटमेंट इन द नहीं है, रिलेशनशिप। और कोई ऑनर नहीं है, कोई वो नहीं, लॉयल्टी नहीं है। मैं आज़ाद हूँ, मुझे जो करना है मैं करूँ। और इस वजह से आज जो कम्युनिटी में प्रॉब्लम्स आ चुके हैं उसमें से एक बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ये एब्सेंस ऑफ कमिटमेंट और एब्सेंस ऑफ रिलेशनशिप की वजह से ही ये रिलेशनशिप्स जो है वो गे रिलेशनशिप्स और बाय रिलेशनशिप्स और इस तरह पेट के हर रिलेशनशिप होता पेट है। रिलेशनशिप्स है। और यहाँ इस पर तरह अगर के एक एस्पेक्ट पेश करना चाहूँगा जो ऑब्जर्वेशन है एक तरीके का। देखिए, जब जिस ज़माने में आप बता रहे हैं कि 40% जो हैं लोग मैरिड थे, जो एलिजिबल थे, उसके बाद धीरे-धीरे ये परसेंटेज घटता चला गया। तो ये डिस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स हैं, जो ये प्रोसीजर उनका रहा है, वो किस तरीके से रहा होगा? तो सबसे पहले लेवल में हम देखेंगे कि जो लोग मैरिड हैं, इनके लिए कुछ ऐसे, अगर आप देखें इस टाइम के ऊपर बहुत सारी ऐसी बेस्ट सेलिंग फिल्म्स ऐसी हैं कि जिसके अंदर ये पोर्ट्रे किया गया है कि क्यों सिंगल लाइफ बेटर है। बेहतर है। मैरिड क्यों? लाइफ तुम्हारी हाँ, सरदर्द है, सरदर्द है, फुलाएं जिंदगी से। हराम हो जाएगी। हम ये तसव्वुर करना चाह रहे हैं कि ये काम एकदम से तो हो नहीं गया। एक ज़माने में सब लोग मैरिड लाइफ ज़िंदगी बसर कर रहे थे और उसी वेस्ट के अंदर अच्छे कपल्स भी हुआ करते थे। तो इन्होंने कैसे इसको आकर ख़त्म किया? मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पेश करना चाहूँगा कि जो इमोशनल डिवोर्स का कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोग मुकायसा करें तो जो सिचुएशन मसलन वेस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर आज से 50 साल 60 साल पहले थी, हो सकता है कि अभी इंडो पाक कल्चर में, इंडो पाक सोसाइटीज़ के अंदर आ रही है और आइंदा में वो धीरे धीरे उस तरफ जाना चाह रहे हैं। शदीद हो जाएगी। तो आप देखें, अब फैमिलीज़ जो हैं आपस में रह रही हैं, इनको कैसे, इसमें डिस्ट्रक्शन कैसे ईजाद किया जा सकता है? तो इसमें एक एस्पेक्ट जो सामने देखा जा सकता है वो ये है कि आजकल की फैमिलीज़ के अंदर इमोशनल डिवोर्स, जब हम लोग फैमिली डिस्कशंस करते हैं तो इसके अंदर ये एक बहुत ही एक्सटेंसिव डिस्कशन है कि आजकल की फैमिलीज़ में, और ये एक ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि जहाँ पर एक फैमिली एक मरतबा इमोशनल डिवोर्स में एंटर हो गई तो फिर वो बाहर नहीं निकल सकती है, या एक मरतबा वाला मरहला हो, बल्कि हर फैमिली के अंदर कोई ना कोई मरहला ऐसा होता है कि जहाँ पर इमोशनल डिवोर्सेस हो जाते हैं। एक्सप्लेन करें थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स के लिए, इमोशनल डिवोर्स आप क्या मुराद है? इमोशनल डिवोर्स का मतलब ये होता है, देखिए फ़र्क क्या होता है इंसान की मैरिड लाइफ में और उसकी सिंगल लाइफ में, कि सिंगल लाइफ में वो अपनी प्रायोरिटीज़ रखता है और वो अपने पर्सनल टाइम को एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन जब वो मैरिड लाइफ में आ जाता है तो उसका फ़र्क क्या होना चाहिए कि वो अपने प्रेफरेंसेस को एक फैमिली प्रेफरेंसेस में तब्दील कर दे। Correct. अगर पहले ये था कि फॉर एग्जांपल अगर एक गिलास पानी रखा हुआ है
तो वो पर्सनली इसको पी लेता था। लेकिन अब क्योंकि फैमिली है तो अगर एक गिलास पानी है तो ज़रूरत है कि सबके दरमियान तकसीम किया जाए, और शायद बहुत से टाइम की ज़रूरत हो कि वो अपने बच्चों को या अपने फैमिली सैक्रिफाइस करे। सैक्रिफाइस करें। जी, अगर टाइम है, जो खाली टाइम है, तो पहले वो क्या कर रहा था कि वो पर्सनल टाइम को एंजॉय कर रहा था, लेकिन अब ये है कि उसको फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठकर उसको एंजॉय करना है। तो अगर किसी फैमिली में हम ऐसा महसूस करना शुरू कर दें, या अपनी ही मैरिड लाइफ के अंदर हम ऐसा महसूस करना शुरू कर दें कि अब हमारी प्रेफरेंसेस जो हैं वो पर्सनल हो गई हैं, और हमारा टाइम जो हम एंजॉय कर रहे हैं वो फैमिली के बजाय पर्सनल टाइम, क्योंकि आजकल बहुत होता है, आप कहते हैं मैं मोबाइल लेके एक कोने में बैठ जाऊँ, मेरे लिए बहुत अच्छा हाँ। टाइम स्पेंड कर सकता हूँ मैं, इन कंपैरिजन विद के जहाँ पर अपनी फैमिली के साथ बैठ कर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। करेक्ट। तो अगर ये सिचुएशन क्रिएट हो गई कि जो हमारे व्यूअर्स के अंदर वो इसको रिलेट कर सकते हैं कि कभी ना कभी हमारी फैमिली लाइफ के अंदर ऐसा टाइम ज़रूर आता है, सिनेरियो आया है। आता है, हतमन आता है। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इमोशनल डिवोर्स, कि जहाँ पर हम लोग टेबल शेयर कर रहे होते हैं, खाना शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे दिल शेयर नहीं हो रहे होते हैं। हम लोग एक रूम शेयर कर रहे होते हैं, यानी अपने लाइफ पार्टनर के साथ रूम शेयर कर रहे हैं, बेड शेयर कर रहे हैं, घर में है, एक ही घर घर में में है। है, लेकिन दो अजनबी की तरह। लेकिन इमोशंस के एतबार से एक अजनबी बन गए, तो इसको हम लोग इमोशनल डिवोर्स कहते हैं। तो इसके जो रीजंस बयान करते हैं स्कॉलर्स कि क्यों इमोशनल डिवोर्स तक के हमारी मैरिजेस जो हैं ख़त्म हो जाती हैं, वो इसी वजह से होते हैं कि जो फिल्म के अंदर एक आइडियल सिचुएशन दिखाई जा रही होती है, कि फॉर एग्जांपल एक इंसान है कि जो अपनी लाइफ में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार अपने लाइफ पार्टनर को, स्पाउस को चेंज कर लेता है, या एक ही टाइम के ऊपर वो अलग-अलग पार्टनर से एंजॉय कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक ही टाइम के ऊपर वो एक ऐसी लाइफ बसर कर रहा होता है कि जहाँ पर बेहतरीन पैसा होता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कीजिए कि एक फैंटेसी क्रिएट कर देते हैं उसके लिए, यानी अब बल्कि जरूरी नहीं है कि अलग अलग पार्टनर्स हो। गायों का दिखाते कि एक ही कपल है, लेकिन वो कपल इतने आइडियल है कि बीवी बिल्कुल रोल मॉडल है, हस्बैंड रोल मॉडल है। तो अब ये शख्स अपनी फैमिली में देखता हो, कहता है क्यों मेरी बीवी ऐसी नहीं हो सकती, यानी- क्यों मेरा शौहर ऐसे नहीं हो सकता। वो बात करने का expectations को तरीका इतना रेज कर देते हाँ, हैं बहुत कि ज्यादा इंसान कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं फील नहीं पहुंच करता सकता नहीं है। करता है। अब जब सेटिस्फैक्शन फील नहीं करता है, वो कहता है कि देखो फिल्म के अंदर तो वाइफ इस तरीके से बात कर रही तो थी, ये हो सकता है, इसका मुमकिन है। मतलब मुमकिन है फिल्म के अंदर तो देखो इतना अच्छे से शौहर बात कर रहा था, जब मेरा शौहर इस तरीके से बात करेगा तो मैं इस तरीके से करूंगी, हाँ। या मेरी बीवी इस तरीके से बात करेगी तो मैं इस तरीके से उसका बर्ताव करूंगा। तो अब फाइनली होता क्या है कि हम जब इसको रियल लाइफ के अंदर महसूस नहीं करते हैं, तो हम लोग इसको धीरे धीरे कहते हैं इसका मतलब मैरिड लाइफ बहुत अच्छी लाइफ नहीं है। हाँ, एक तो ट्रांजैक्शन expectation, हाँ, नहीं, एक ट्रांजैक्शनल लाइफ बन जाती है। एक हाथ बिल्कुल। दे, एक हाथ ले। तुम मुझे प्यार करोगे तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा, ये तुम मुझे वेस्ट रिस्पेक्ट में बहुत कहते हैं मैरिज इज 50-50। हाँ वही तो, ये सब इट इज ट्रांजैक्शन हो नॉट गया। 50-50। अगर इजाज़त दें तो अब मैं एक और पॉइंट जी, बयान जी। करना चाहूँगा। देखें हम लोग के इस्लाम में अगर देखें तो जो आमाल और जितने भी अहकाम हैं उनको इबादत और मुआमलात में तकसीम किया जाता है। कुछ हैं मुआमलात, कुछ हैं इबादत। लेकिन मैरिज एक तन्हा वाहिद एक ऐसा कंसेप्ट है कि जिसको ना इस तरफ किया गया है ना उस तरफ किया गया है। जुदा उसके कहा लिए गया है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, मुआमला है, जी, लेकिन एक निकाह ऐसा मामला है। मुआमला है, ऐसा हत्ता वो निकाह भी जी, एक ऐसा मुआमला है कि जो आपके निस्फ़ ईमान को मुकम्मल complete करेगा। करता है। एक ऐसा मुआमला है कि जहाँ पर आपके लिए जो है तमाम तर इबादतें रखी गई हैं, जहाँ पर हम देखते हैं हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने मददगार पाया, मैंने एक ऐसा हज़रत हेल्पर ज़हरा। पाया जनाब ज़हरा को कि जो इबादत में मेरी मदद करती हैं। तो लिहाजा इस्लाम के अंदर मैरिज को सिर्फ एक वन साइडेड नहीं देखा गया है। करेक्ट। लिहाजा हम लोग देखें अगर रिवायत के अंदर इबादत की तकसीम की जाती है ना, कि कुछ इबादतें, कुछ लोग ऐसे इबादत करते हैं कि जो ताजराना इबादत करते हैं, कभी कभी कुछ लोग मैरिज के अंदर भी ताजराना मैरिज हाँ। करते हैं। ये 50-50 वाला कंसेप्ट होता है। जी। लेकिन हम लोग के यहाँ बेस्ट इबादत ताजराना नहीं है, वहाँ पे जहाँ पर खुद इबादत के लिए इबादत की जाती है, करेक्ट। यानी जहाँ पर जहाँ हम शौक मौजूद हो, जहाँ पर हम हुब मौजूद हो। बिल्कुल ऐसा, जहाँ पर हम हुब महवर, जहाँ पर एक दूसरे के कैरेक्टर के बेसिस पर, एक दूसरे के शख्सियत के बेसिस पर हम लोग शादी करते हैं, वहाँ पर ये यानी, बेहतरीन शादी इंसान होती है। में अगर इस्लामी सिफत आएगी तो मैरिज में ईसार करने की कोशिश Correct. करेगा कि ऐसा क्यों पूछेगा कि व्हाई मी, ये क्वेश्चन करेगा व्हाई नॉट मी। बल्कि दूसरी बिल्कुल। तरफ से ये भी कि एक बहुत ही आम स्टेटमेंट है जो वेस्ट में यूज होता है, व्हाट्स इन इट फॉर मी,
कि मेरे लिए इसमें क्या क्या फायदा फायदा है इन दिस तो रिलेशन। हाँ, तो वो लोग आकर फिर मैरिज में भी ये देखते हैं कि भाई मैं ईसार तो कर रहा हूँ बट व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरा क्या फायदा हो रहा है, सामने वाला शख्स ईसार नहीं कर रहा है सामने, तो वो हमेशा सामने वाले शख्स से एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ाता जाएगा और उसमें नक्स ढूंढता जाएगा, जो जिसका नतीजा ये होता है कि वो जो है इमोशनल डिवोर्स की तरफ बढ़ जाते हैं। मैं वक्त कम है तो मैं चाह रहा था थोड़ा सा दूसरे एस्पेक्ट्स की तरफ भी हम लोग आए। देखिए अमेरिकन लाइफस्टाइल जिसकी बात हुई, यानी पूरी अगर आप दुनिया हमें में इजाज़त दें तो इसको हम कंप्लीट कर लें खाली जी, ताकि जी, एक जी, सिरा जी। कंप्लीट हो जाए। तो अब क्या होता है कि जब धीरे-धीरे इमोशनल डिवोर्सेस होते जाते हैं तो ये बहुत ही जल्दी तब्दील हो जाते हैं खुद डिवोर्स के अंदर। धीरे-धीरे ये डिवोर्सेस इस कांसेप्ट को क्रिएट करते हैं कि इसका मतलब मैरिड लाइफ अच्छी लाइफ नहीं नहीं, है, और happy life धीरे-धीरे जो नहीं है। जवान होते हैं वो लोग प्यूबर्टी लेवल तक पहुँचने के बाद ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि जब मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है तो फिर तो इसका मतलब हम अपनी पर्सनल सिंगल लाइफ की तरफ जाएं। ये सिंगल लाइफ के अंदर भी जब वो महसूस करते हैं कि उनके अंदर ज़रूरतें हैं, न्याज है कि जहाँ पर सेक्सुअल लाइफ भी उनकी एक्टिव होना चाहिए, तो वो जाते हैं इसके ऑल्टरनेटिव्स की तरफ कि जहाँ पर हम लोग हराम देखते हैं कि रिलेशंस हराम हराम की की रिलेशंस तरफ बढ़ जी। रहे हैं। बस मैं कुछ और एस्पेक्ट्स ये की सब तरफ कुछ फिल्म से आ रहा है। हाँ हाँ, जी। ये सब कुछ मीडिया का और मूवीज का इम्पैक्ट है। हाँ, डेफिनेटली ये हम लोग पर्सनल लाइफ की तरफ आए कि किस तरीके से कल्चर का असर जो फैमिली वाला असर है, लेकिन वहीं पर लाइफस्टाइल है। वहीं पर अमेरिका ने अपने आप को एक हॉलीवुड के ज़रिए से दुनिया में एक आइडियल, एक ड्रीम वर्ल्ड को क्रिएट किया और दुनिया के अंदर हर कंट्री को ये लगने लगा कि हमें अमेरिका जैसा बनना है। जैसे आयतुल्लाह खामेनी खुद कहते हैं कि ड्रीम सेलिंग किया है अमेरिका ने। और यानी हम हॉलीवुड की मूवीज़ देखने के बाद लोगों को लगता है कि अमेरिका में तो गुर्बत होगी नहीं। अमेरिका में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जबकि अमेरिका में गुर्बत जो है बहुत बड़ी तादाद में, अमेरिका में क्राइम्स बहुत ज़्यादा हैं, अमेरिका में जो ब्लैक कम्युनिटी पर जुल्म बहुत ज़्यादा है। बहुत लेकिन ज़्यादा। तक ये सब चीज़ों को जो हॉलीवुड जो है सिर्फ हाँ। ड्रीम दिखाता है। हाँ, क्योंकि और सिक्योरिटी, आप सिक्योरिटी देख ले, अभी स्कूल की शूटिंग्स ही आप सिर्फ देख लीजिए, पिछले 1 साल में 6300 बच्चे जो है स्कूल शूटिंग में शूटिंग्स मारे में गए मारे और गए। पिछले 48 घंटे में 3 स्कूल शूटिंग्स जी। हो चुकी है। लेकिन अमेरिका ने और हॉलीवुड ने इस चीज़ को किया और सक्सेसफुली किया कि पूरी दुनिया जो है, एक अरसे तक पूरी दुनिया जो है, उसको उन्होंने सेल कर पाए। एक तो अपनी मूवीज़ को सेल कर पाए। एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा था कि हॉलीवुड सक्सेसफुल इसलिए नहीं है क्योंकि वो अच्छी मूवीज़ बनाते हैं। अच्छी मूवीज़ भी बनाते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा उनमें क़ुव्वत और क़ुदरत किस चीज़ में है? वो अच्छी मूवीज़ को सेल करने में, अच्छे तरीके से ग्लोबल बेचना जानते हैं। बेचना जानते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। अभी वो एक उसी आर्टिकल में था कि एक फ्रेंच प्रोड्यूसर, फ्रेंच डायरेक्टर, 2 लीड रोल फ्रेंच थे। लेकिन उन्होंने उस मूवी को अमेरिका में प्रोड्यूस किया ताकि वो अमेरिकन ऑडियंस को सेल कर सके और अमेरिकन ऑडियंस के ज़रिए से पूरी दुनिया को पहुंचा सके। तो बस ये जो एक अमेरिका ने पूरी दुनिया में एक फेक ड्रीम वर्ल्ड को क्रिएट किया है, ये भी एक हॉलीवुड का असर है कि हमारा हर जवान चाहता है किसी तरीके से मुझे अमेरिका पहुंचा दो। उसमें भी अगर देखें तो इस वर्ल्ड में जो लीडर है वो खुद अमेरिका ही है। जी, और एक ऐसा लीडर कि जो हत्ता दूसरी कंट्रीज के लिए इतना कंसर्न्ड होता है कि वो वहाँ पर आराम से बैठा हुआ है, अमेरिका बिल्कुल अच्छा चल रहा है, लेकिन उसको फिक्र ये है कि वो फुला कंट्री के अंदर जो इस वक्त परेशानियां उसको कैसे हल कर लिया जाए, एटसेट्रा। तो ये वाकई देखने को मिलता है साफ तौर। हाँ, और एलियन से, यानी आप अगर इसके बारे में भी ऐड करें। मैं एलियन से ज्यादा मैं चाहूंगा हम खुद इंसान के बारे में बात करें। देखिए, एक टाइम था जब हॉलीवुड मूवीज बनाता था और वो प्रमोट करता था एक्सटर्नल क्योस। जैसे अगर आप बैटमैन की मूवी देखेंगे जो बैटमैन ट्रिलॉजी में से थी, बैटमैन एंड जोकर था, तो जोकर जो था वो एक्सटर्नल क्योस क्रिएट करता था। वो बैटमैन ने परेशान हो गया था, मैं इसे कैसे कंट्रोल करूं। अब हॉलीवुड मूव हो चुका है एक्सटर्नल क्योस से इंटरनल क्योस की तरफ, कि खुद इंसान के अंदर उसने क्योस क्रिएट कर दिया है कि वो इंसान अब पूछने लगा, सवाल करने लगा, मैं क्या हूं, मेरी हकीकत क्या है। आइडेंटिटी क्राइसिस से ज्यादा एक क्योस है। मैं इंसान हूं, हैवान हूं, मैं मर्द हूं, मैं जन हूं, मैं औरत हूँ, मेरी बॉडी मर्द जैसी दिख रही है लेकिन मुझे फीलिंग्स औरत जैसी आ रही है। और फिर इसके चक्कर में आके वो जाकर जो है सेक्स चेंज ऑपरेशंस करवा रहे हैं। तो एक पूरा क्योस का सिस्टम उसने बना दिया और ये दकीकन हमारे इस्लामिक कल्चर के खिलाफ है। इस्लाम क्या चाहता है? इस्लाम नज्म चाहता है। आप देखें, इस्लाम का सबसे पहला डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज्ड और नज्म, कि वो चाहता है पर्सनल लेवल के ऊपर यकीन का मरहला, फॉर एग्जांपल हर लेवल, सोशल लेवल हो या पर्सनल लेवल हो। इसलिए आप देखेंगे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही वो मदीना में एंटर होते, वो एक सिस्टम एस्टैब्लिश करते, कहते नज्म चाहिए।
फिर पर्सनल नज़्म के लिए आपके लिए नमाज़ें हैं 5 टाइम की, रोज़े रखना है, ज़कात देना है, खुम्स देना है, फ़िनांस मेंटेन करना है, ये सब कुछ इस्लाम नज़्म की तरफ बुला रहा है। और हॉलीवुड आपको खोखला ड्रीम दिखा रहा है, लेकिन वो आपको केओस की तरफ ले जा रहा है। और इसके लिए उन्होंने एक बेहतरीन टेक्निक यूज़ की है। वो टेक्निक ये है कि कभी वाज़े ना होने पाए कि हक़ क्या है और बातिल क्या है। एक मूवी आई बैटमैन एंड जोकर, जिसमें जोकर को विलन दिखाया गया। बाद में मूवी आती है जोकर, जिसमें जोकर को हीरो दिखाया जाता है कि ये जोकर जो है सोसाइटी का सताया हुआ है, इसलिए जोकर बन गया, तो अब ये हीरो है। इसी तरह आप देखेंगे उसकी एसोसिएट जो है, उसकी पार्टनर हार्ली क्विन, वो दूसरे मूवीज में विलन होती है, लेकिन उसकी खुद की एक मूवी बनती है बर्ड्स ऑफ प्रे, जिसमें वो हीरो होती है। ठीक है, सुसाइड स्क्वाड में जितने जो डीसी वर्ल्ड के जितने बुरे लोग और बदमाश लोग हैं, इन सबको जमा करके एक टीम बनाते हैं और ये सारी की सारी टीम हीरो बन जाती है। तो अब इंसान के लिए क्लियर नहीं है कि भाई कौन विलन है, कौन हीरो है, कौन सही है, कौन गलत है। उस तरफ से बैटमैन की बुराइयां भी दिखाते हैं, सुपरमैन की बुराइयां भी दिखाते हैं, आयरन मैन की बुराइयां तो भी दिखाते हैं। रिलेटिविटी की तरफ लेके जाने, देयर इज नथिंग गुड एंड बैड, हाँ। एवरीथिंग इज रिलेटिव। हाँ, तो अब ये इंसान खुद अंदर कंफ्यूज होता है कि मैं किसे अपनाऊं। ये अच्छा है आयरन मैन मेरा आइडल बने, जोकर मेरा आइडल बने, बैटमैन मेरा तो एक क्योस खुद अंदर हो रहा है। इसीलिए इंसान आज पूरी तरह कंफ्यूज है। तो देखिए, एक डॉक्यूमेंट्री आई थी व्हाट इज अ वुमन, उसमें जो बंदा है वो इसी बात को लेकर जो है अलग अलग अफराद से पूछता है कि आप औरत की तारीफ करें। तो ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, इस वजह से हत्ता साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स औरत की तारीफ नहीं कर पा रहे थे। फिर वहां पर तारीफ यानी डेफिनेशन, डिफाइन वुमन, जी वो जी। कह रहे हैं कि वुमन वो है जो फील करता है कि वुमन है, नॉट नेसेसरीली फिजिकल वुमन हो। अब सोसाइटी पूरी उस तरफ चली गई है कि मैं फिजिकली मेल हूं, लेकिन मैं फील और करता जो हूं मैं woman। फील कर रहा हूँ वो भी वो- मीडिया इन्फ्लुएंस कर रहा हाँ, है। यानी exactly। मीडिया आपको बार बार कह रहा है कि नहीं आप ऐसा फील कर सकते हैं। Exactly। तो बाद में मैं खुद सोचने लगता हूँ क्या मैं ऐसा फील करता हूँ, हाँ। और 10 बार सोचूंगा तो एक बार तो मुझे अच्छा, लगेगा इससे हाँ, बुरी मैं ऐसा चीज feel ये करता है हूँ। कि जो चीज की तरफ सिकंदर साहब ने इशारा किया था कि हैवानियत को प्रमोट करना, तो अब बच्चों के अंदर ये सेंस ऑफ हैवानियत आ गई है कि स्कूल के अंदर बच्चे जब टीचर सवाल पूछते हैं तो कहते हैं मियाओ, मैं कैट हूं, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा, मेरा जवाब मियाओ है। ठीक है, यहां तक बात पहुंच गई है। तो ये प्रॉपर इंटरनल केओस है कि इंसान अब सोच रहा है कि मैं जानवर हूं, इंसान हूं, मैं मुझे इंसान के जैसे बिहेव करना है। या कई लोग ऐसे जिन्होंने ऑपरेशन करके अपनी बॉडी को जो है वुल्फ की तरह बना लिया, जो है लिजर्ड की तरह बना आप लिया, अगर स्नेक उसको की तरह बना लिया। इनके नए सेंस को देखें जो इनके कपड़ों में, जूतों में, तो वहाँ पर Exactly। बाकायदा जानवरों के पैरों को एज न्यू फैशन के हाँ, तौर पे पोर्ट्रे किया जा exactly। रहा है। तो ये पूरी तरह से एक इंटरनल क्योस है। और ये जो है ये बड़ी कामयाबी है हॉलीवुड की कि वो पहले आपको आइडियल चीजें दिखा रहा था, अब वहां से आपको पलटा दिया उसने अपने मकसद की तरफ के इंटरनल क्योस। इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि जब इंसान कंफ्यूज होता है तो सामने वाला शख्स उसे जो कहता है वो उसे फॉलो करता है, कहता है कि मैं तो तशखीस नहीं दे पा रहा हूँ, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, आप बताएं मुझे क्या करना है। तो हॉलीवुड कहेगा हाँ अब तुम ये करो, तो कहेगा सही, इतने साल से तो आप कह रहे थे, अब आप अब तो सही होंगे, जो आप कहेंगे हम वो करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इसका असर धीरे धीरे आपको जो है सब कॉन्टिनेंट इंडिया पाकिस्तान में नजर आना शुरू हो गया है, लेकिन इतनी शिद्दत से नहीं है, लेकिन इसका असर पहुंचेगा। मैं यहाँ जी। पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये बहुत ही अजीब कैफियत है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए कि ये लोग एक तरफ से जिस सोसाइटी में रह रहे हैं फिजिकली, वो सोसाइटी वेस्ट के कंपैरिजन में 60 साल पहले की है, जी और एक तरफ से जो कंज्यूम कर रहे हैं हाँ, वो आज की सोसाइटी जो वेस्ट में उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमारी सिचुएशन कुछ अलग ही सिचुएशन है जिसके लिए वाकई स्पेशल स्टडीज़ होना चाहिए। जी और हम लोग यहाँ पर बैठ के मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम अपने व्यूअर्स के सामने ये बात रखना चाह रहे हैं कि आप बहुत ही सादगी से हर चीज़ से देखकर गुजर मत जाया हाँ, करें। बहुत केयरफुल रहने हो की सकता है यहाँ पर हम लोग प्रॉपरली एक फिल्म को, एक सीरियल को एनालाइज नहीं कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो आप सीन देख रहे होते हैं उसके बिहाइंड द सीन बहुत कुछ होता है कि जिसको सबकॉन्शियस आपको, मैसेजेस बहुत सारे बहुत होते हैं। जो आपको उस तो पर बहुत तवज्जो रखना चाहिए। केयरफुली हर मूवी, हर सीन आपको बहुत केयरफुली इवैल्यूएट करना है। ऐसे ही खाम रॉ स्टेट में मत आप उसे अब्जॉर्ब करें, ना अपने बच्चों को अब्जॉर्ब करने बिल्कुल दें। बिल्कुल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अली अमानी साहब, सिकंदर काजिम साहब। जज़ाकल्लाह खैर। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, शुक्रिया। आयतुल्ला खामेनाई की भी इस हॉलीवुड के सिलसिले में नज़र उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, khamenei.ir पर। आप उस पे भी देखिए किस तरीके से वो खुद इस बात को प्रेजेंट करते हैं कि हॉलीवुड हमारे जवानों के जहनों को किस तरीके से ख़राब करना चाहता है और किस तरीके से ड्रीम सेलिंग कर रहा है पूरी दुनिया में। खुदा से दुआ ये है और उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह हमारे जवान इस बुराई से, इस बीमारी से कोशिश करें ज़्यादा दूर रहें, ताकि इन बलाओं से हमारा समाज बच सके।
इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट के एपिसोड में दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज।